दोस्तों नमस्कार। फेमस कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बड़ी मुश्किल से तो और बड़ी लड़ करके श्याम रंगीला ने अपना नामांकन करवाया, दाखिल किया, लेकिन अगले ही दिन उस नामांकन को रद्द कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। नामांकन से पहले ही श्याम रंगीला के इस उम्मीदवारी को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही थी मीडिया में, सोशल मीडिया में, जैसे कि उसके पास प्रस्तावक नहीं है, उसके पास जमानत राशि जमा करने के पैसे नहीं हैं और पता नहीं क्या क्या कि वो अपना एक फेमस होने के लिए या लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए श्याम रंगीला ने अंततः बनारस लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका पर्चा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर इस चीज़ का चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है भारत के नागरिक होने की हैसियत से कि जब कोई भी व्यक्ति इस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन करता है तो उसका एक तरीके से क्या प्रक्रिया क्या होती है, उसमें क्या क्या जानकारी दी जाती है और क्यों नामांकन रद्द हो जाता है ना। तो इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद श्याम रंगीला को लेकर के भी बात करेंगे और इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं हिंदुस्तान में अभी जो चल रही है उसको भी लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये शेयर करना ज़रूरी समझते हैं कि जो हमारे देश के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, जो जन प्रतिनिधित्व कानून है 1951 का, उसमें ये चीज़ साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका कि नाम वोटर लिस्ट में है वह किसी भी चुनावी क्षेत्र से लोकसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है और उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको कि पूरा करना पड़ता है। उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर जिसके प्रस्तावक को लेकर के बात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि श्याम रंगीला के पास प्रस्तावक नहीं है 10, है ना। तो प्रस्तावक के बारे में कहा गया है कि प्रस्तावक कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि उस क्षेत्र का मतदाता हो, वोटर हो। अगर मान लीजिए बनारस लोकसभा क्षेत्र से श्याम रंगीला अगर नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो इनके प्रस्तावक वही लोग बन सकते हैं जो कि बनारस लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं, ठीक है, पहली चीज़। अब इसमें भी दो रूल है। अगर कोई मान्यता प्राप्त पार्टी है और उस पार्टी के तरफ से कोई नॉमिनेशन कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से बनारस लोकसभा सीट से नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके लिए सिर्फ एक ही प्रस्तावक काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी है जिसका कि किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है तो उस स्थिति में उसके लिए 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं और इसीलिए श्याम रंगीला को ये नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए 10 प्रस्तावक की ज़रूरत थी, जिसको कि उन्होंने पूरा कर लिया था, ठीक है। इसके बाद जमानत राशि को लेकर के बातें चली थी। जमानत राशि ये जो एक्ट है इसमें कहा गया है कि लोकसभा के चुनाव के लिए जमानत राशि जो निर्धारित की गई है वो 25,000 रुपये की निर्धारित की गई है, लेकिन जो विधानसभा का चुनाव होता है अलग अलग राज्यों के अंदर, उसके लिए जो जमानत राशि होती है वो 10,000 रुपये की होती है। इतना राशि आपको जमा करना पड़ता है। अब ये जो नॉमिनेशन होता है इसमें एक हलफनामा भी दिया जाता है, आप शायद सुने होंगे, और उस हलफनामे के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ देनी पड़ती है जो कि वहाँ पर मांगी गई होती है और उसमें से क्या क्या प्रमुख जानकारी होती है। सबसे पहले होती है कि आपके आय और व्यय का ब्यौरा देना पड़ता है। पैन और आधार से संबंधित जितनी जानकारियाँ हैं उसको देना पड़ता है। पति पत्नी और आश्रित बच्चों के संबंध में भी जानकारी देनी पड़ती है। मोदी जी ने अपने हलफनामा में इस बार अपने पत्नी के नाम में जसोदाबेन का नाम लिखा था, ठीक है। इसके चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था। इसके बाद अगर आपने कोई वित्तीय देनदारी की है उसकी भी जानकारी देनी पड़ती है। आपके पास कोई हथियार है या कोई जेवर है तो उसका भी ब्यौरा वहाँ पर देना होता है। शैक्षणिक योग्यता, आपने कितना पढ़ाई किया है उसके बारे में भी जानकारी देनी होती है। आपके ऊपर अगर कोई आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसका ब्यौरा भी वहाँ पर देना पड़ता है कि कितने मुकदमे चल रहे हैं, कहाँ कहाँ देश में मुकदमे चल रहे हैं, उसको भी देना पड़ता है। ये तमाम जो जानकारी होती है ये हलफनामा में कैंडिडेट के द्वारा दी जाती है और उसके बाद वो फॉर्म जमा हो जाता है। जब फॉर्म जमा होता है उसके बाद उसकी जांच होती है। जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो उसकी जांच करते हैं और जांच के बाद में
अगर उसमें दी गई सारी जानकारी, सभी शर्तों को अगर वो पाता कि ये सही है तो उसकी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर उनको लगता है कि इसमें कोई गलत जानकारी है या सारे जो चीज़ें वो पूरी नहीं की गई है, तब उसको उस स्थिति में उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम श्याम रंगीला का बात करते हैं। श्याम रंगीला ने जब ये सारा फॉर्म अपना भर दिया था और जमा करा दिया था, तो क्यों, आखिर किस आधार पर उनका फॉर्म रिजेक्ट किया गया, है ना। जाहिर सी बात है कि ये जो जानकारी मांगी गई है, अगर इनमें से आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन श्याम रंगीला जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, और उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया है, अपने शायद 5 मिनट का वीडियो है, ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपना उस वीडियो को पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि 14 मई जब नामांकन का दिन था तो शपथ को लेकर के, है ना। हालांकि इसमें जो कारण बताया गया, मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पर कि ये जो रिजेक्शन का कारण बताया कि श्याम रंगीला का फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया है, इसका कारण बताया कि शपथ पत्र अधूरा था, पूरा नहीं था, है ना। ये कारण बताया गया चुनाव आयोग के द्वारा, और इसी कारण से श्याम रंगीला का जो नॉमिनेशन है उसको रद्द कर दिया गया है। लेकिन श्याम रंगीला ने जो बातें बताई है, जिस तरीके से इन्होंने दावे किए हैं, उसको देख करके यही लगता है कि ये जो एक तरीके से मनमानी की गई वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो डीएम है, कलेक्टर हैं, उनके द्वारा जो वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही है डीएम के व्यवहार को लेकर के, कि किस तरीके से हम लोग समय रहते वहाँ पर गए थे, शपथ को लेकर के जो कहा गया कि आपने शपथ पत्र पे साइन नहीं किया है या शपथ पत्र पूरा नहीं किया है, तो उसके लिए 11:58 तक टाइम था। हम लोग 9:50 या 59 पहुँच गए थे, है ना। उसका सबूत भी श्याम रंगीला ने अपने उस वीडियो के अंदर दिखाया है बाकायदे। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर डीएम का जो व्यवहार था, जिस तरीके से वो पेश आए, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था, वैसा नहीं होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को लेकर के ऐसा लग रहा था कि पहले से एक डिसाइडेड था कि नहीं भैया, इन सब का जो नॉमिनेशन है उसको रद्द करना ही है। जैसे होता है ना कि कोई क्लास टीचर अगर ये सोच ले, मन बना ले कि आज मुझे इस बच्चे को पीटना है, तो उसको पीट ही डालेगा। वो कोई ना कोई ऐसा सवाल पूछ देगा, कोई ना कोई ऐसा चीज़, सही जवाब भी अगर वो बच्चा देता है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ नुस्ख निकाल करके उस बच्चे को पीट ही देगा। तो अगर चुनाव अधिकारी ये मन बना चुके हैं पहले से कि भैया हमें इस बंदे का फॉर्म रिजेक्ट करना है, तो फिर तो भगवान ही मालिक है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। और वही चीज़ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है श्याम रंगीला के साथ में। जब इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था तो इन्होंने इस चीज़ को लेकर के कुछ बातें भी कही है, जैसे कि लोकतंत्र में उन्हीं को लड़ने का अधिकार है जिन्हें आयोग चुनेगा, मतलब निर्वाचन आयोग जिनको चुनेगा। ये जो प्रोसेस पूरा हुआ है, इससे मेरा दिल तो ज़रूर टूटा है, लेकिन मेरे हौसले नहीं टूटे हैं। एक ट्वीट करके भी उन्होंने जानकारी दी है कि आयोग द्वारा सोच समझकर मेरे व मेरे साथ साथ बाकी 24-25 प्रत्याशियों के साथ भी छल किया गया है ना। मतलब श्याम रंगीला सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ये गलत तरीके से हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है, नॉमिनेशन वाला। लोकतंत्र में सामान्य नागरिक के चुनाव लड़ने के अधिकार की हत्या कर दी गई है। कुछ लोग हैं जो मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, उनको कहूँगा कि आप हिम्मत करिए और जाइए बाकी प्रत्याशियों से बात कीजिए। वो तो पब्लिसिटी के लिए नहीं आए होंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे थे कि ये लोकप्रियता के लिए, पब्लिसिटी के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसी चीज़ को श्याम रंगीला ने यहाँ पर कहा है कि बाकी लोगों से बात कीजिए, वो तो पब्लिसिटी के लिए नहीं आए होंगे, वो तो नेता हैं, वो तो चुनाव लड़ने आए थे। मैं तो कॉमेडियन हूँ, मैं तो लोकतंत्र के लिए चुनाव लड़ने जा रहा था कि जो देश के अंदर बाकी हिस्सों में जो जिस तरीके की घटनाएं हुई है ना। ऐसा नहीं कि बनारस पर ही हुआ है, खजुराहो के अंदर भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन इसी तरीके से रद्द कर दिया गया था। उसके पहले सूरत में क्या स्थिति हुआ था, इंदौर के अंदर क्या स्थिति हुआ था, वो सब कुछ इस देश ने देखा है। और श्याम रंगीला का यही एक बहुत बड़ा तर्क था कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसा नहीं हो कि बाकी के जो प्रत्याशी हैं उनको डरा धमका करके या पैसे का लालच दे करके और मैदान से पहले ही बाहर कर दिया जाए, है ना। ये स्थिति उत्पन्न ना हो बनारस में, इसीलिए मैं बनारस से चुनाव लड़ने के लिए चाह रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, वही हुआ, नामांकन तो आपका ले लिया गया, लेकिन उस नामांकन को तत्काल रिजेक्ट भी कर दिया गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये अगर जिस तरीके के श्याम रंगीला आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है, छल
करके रिजेक्ट किया गया। और अगर इनके वादे में, और वीडियो भी इन्होंने दिखाया जिसमें कि लगता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, तो एक लोकतांत्रिक देश के लिए, हिंदुस्तान जैसे एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। और ख़ास करके बनारस जैसे सीट पर जहाँ पर कि देश के प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी को तो बल्कि चाहिए कि भैया किसी का भी वहाँ से एटलीस्ट उस सीट पर किसी का नामांकन रद्द नहीं होना चाहिए, ताकि हर किसी के अंदर जो ख्वाहिश है चुनाव लड़ने की, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट चुनाव लड़ने की, वो ख्वाहिश पूरी हो। तो क्या नरेंद्र मोदी श्याम रंगीला से डर गए? क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी कम हो गई बनारस के अंदर कि उनको श्याम रंगीला से भी चुनाव हारने का डर उनके मन में आ गया कि भैया हमको कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं चाहिए, मैदान साफ कर दो, है ना? तो ये सब चीज़ें सही नहीं है हमारे देश के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए। लेकिन वर्तमान समय में ये सारी चीज़ें हो रही है सभी नियमों को ताक पर रखते हुए। आप क्या सोचते हैं श्याम रंगीला के इस पूरे प्रकरण को लेकर के? अपने आइडियाज़ या आपकी सोच जो है उसको ज़रूर हमसे शेयर कीजिए कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।